हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लघुचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरा जो फर्स्ट टास्क है वो क्या है, मीन्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। इसमें आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है और आपका बेस थ्योरम। इन दोनों में आपके दो एक्सपेरिमेंट होंगे, 2 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने यदि आपका सबसे पहले ये डिसाइड करना है मेरा फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। तो और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो भी आपके इवेंट होंगे उनको मैं E1, E2, E3 इनसे दिखाऊंगा और इनमें इनकी जो इंडिविजुअल सभी प्रोबेबिलिटी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम आपको हमेशा 1 मिलेगा, मीन्स ये आपके ये एग्जॉस्टिव होते हैं। सेकंड, आपने इसमें जो आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसका केवल एक ही आपका इवेंट होगा जिसको मैं ए से दिखाता हूँ। अब इसमें जो हमें पहचानना है कि मेरा क्वेश्चन जो है टोटल प्रोबेबिलिटी का है या फिर मेरा ये क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम का है। आपका बेस में क्या है आपका कि इस इवेंट को कंफर्म करता है और प्रोबेबिलिटी इनमें से किसी एक की पूछता है तो वो बेस थ्योरम का है। और यदि वो इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो वो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का है। अब जैसे देखो, मैंने आपका यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है कि a purse contain 4 silver and 5 copper coins and second purse contain 3 silver and 7 copper coins। तो इसमें मेरे पास 2 पर्स हैं जिसमें आपके 4 सिल्वर कॉइन है फर्स्ट पर्स में और सेकंड में आपके जो है वो सिल्वर और 5 कॉपर हैं और जो सेकंड पर्स है उसमें 3 आपके सिल्वर और 7 कॉपर कॉइन्स हैं। तो वो कह रहा है कि इफ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स। तो वन ऑफ द पर्स मीन्स सबसे पहला मेरा जो टास्क है वो पर्स को चूज करना। तो मैंने देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि मेरा फर्स्ट टास्क क्या है, पर्स को चूज करना है और सेकंड टास्क क्या है कि मीन्स कॉइन इज टेकन आउट। तो दूसरा मेरा है कॉइन को निकालना उसमें से। तो मेरा फर्स्ट टास्क है पर्स। अब इसमें कह रहा है कि कॉइन इज टेकन आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ कॉपर कॉइन। तो आपका ये लिखा है इसने कि दैट इज द कॉपर कॉइन। इट मीन्स मैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड टास्क था कॉइन को निकालना तो मैं उसकी आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। इट मीन्स ये मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने इसमें अपने इवेंट लिखने, तो अब देखो आपने पहले पर्स चूज किया तो मेरे पास पर्स कितने थे, केवल 2 थे। तो मैं एक को E1 का नाम दूंगा और एक को E2 का। तो मैंने फर्स्ट लिखा है कि E1 द इवेंट ऑफ चूजिंग पर्स A एंड E2 द इवेंट द चूजिंग पर्स B। यदि आपका पर्स 1 है तो आप उसको पर्स 1 कह देंगे, पर्स 2 है तो आपको पर्स 2 कह देंगे। अब मैंने जो सेकंड जो लिया है उसमें क्या है मेरा ए क्या है, ड्रॉन कॉइन एज अ कॉपर कॉइन, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कॉपर कॉइन की निकालनी है तो मैंने उसको ए लिया है। तो ये आपका इससे मैंने कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा हूँ कॉइन की। इट मीन्स इट इज द केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब आपने इसमें क्या निकालना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट आपने निकालना है कि PE कितना होगा मेरा। तो PE में देखो आपका 2 पर्सेस थे और 2 में से आपने एक निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। और E2 भी वो आपका सेकंड की भी हाफ हो जाएगी। अब फर्स्ट है PA/E1। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, PA/E1 का मतलब है कि आपका फर्स्ट पर्स से कॉपर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट जो पर्स है उसके अंदर मेरे पास जो कॉपर कॉइन्स थे वो आपके 5 कॉपर कॉइन्स थे और टोटल उसमें कितने कॉइन्स हैं आपके 9। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 5/9। अब दूसरा जो पर्स है उसके अंदर मेरे जो कॉइन्स हैं, पर्स कंटेन 3 सिल्वर एंड 7 कॉपर कॉइन्स, उसके अंदर 7 कॉपर कॉइन्स हैं। तो A/E2 मीन्स सेकेंड पर्स से कॉपर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 7/10, क्योंकि उसमें टोटल आपके 10 कॉइन्स हैं। तो ये आपका इवन। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉपर कॉइन, तो PA इट मीन्स इसका मतलब क्या है PE1 एंड PA/E1 कि आपका पहला पर्स आया उस पहले पर्स का आपका कॉपर कॉइन है या दूसरा पर्स हो और उसका कॉपर कॉइन मिले आपको। तो ये PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी है, हाफ इंटू 5/9, हाफ इंटू 7/10। इनको सिंप्लीफाई किया है मीन्स यू विल गेट 113/180। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
A person has undertaken a construction job. The probability are 0.65 that is there will be strike, and 0.8 that the construction job will be completed on time if there is a no strike. यदि आपकी स्ट्राइक नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी जॉब को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0.8 है। अब वो कह रहा है कि एंड द प्रोबेबिलिटी इज 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक। अब आपका वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट योर कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इसमें देखो मेरा फर्स्ट जो मेरा आपका इसमें टास्क है वो क्या है कि स्ट्राइक होती है या नहीं होती है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम ये मेरा सेकंड है। तो मैंने जो आपको पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी और जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो मैं आपको देखो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। इट मीन्स सेकंड जो टास्क है, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसके इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। इट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया है इवेंट कि द इवेंट दैट देयर इज अ स्ट्राइक, और E2 लिया है कि इवेंट दैट देयर इज अ नो स्ट्राइक। उसमें आपकी स्ट्राइक होती है या नहीं होती है, क्योंकि पहले स्ट्राइक होगी उसके बाद ही आपका जॉब कंप्लीट होगा। तो अब इसमें ए लिया है कि जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट की इवेंट को इससे दिखाया है। अब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो मैंने ये डिसाइड कर लिया, ये मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का है। तो मैंने देखो PE1 स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन्होंने दे रखी है, इट इज़ द 0.65। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 0.65 दैट इज द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी अ स्ट्राइक। और मैंने बताया था कि E1 और E2 जितने भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स हैं उनकी सभी प्रोबेबिलिटी का सम आपको 1 मिलेगा। तो आपकी जो स्ट्राइक होती है तो 0.65 और नहीं होगी तो क्या हो जाएगी 0.35। तो ये इसकी E2 होगी। अब A/E1 का मतलब है कि स्ट्राइक होती है और आपका जॉब टाइम पर कंप्लीट होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें दे रखी है 0.32, क्योंकि वह जॉब विल बी कंप्लीटेड 32 दैट जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। स्ट्राइक है तो आपकी 0.32 है, तो वो मैंने आपका यहाँ लिख दिया है। और A/E2 जब स्ट्राइक नहीं है तो आपका जॉब टाइम पर कंप्लीट होगा, वो आपकी 0.80। आपका जॉब कंप्लीट होगा, हो सकता है आपकी स्ट्राइक हो और आपका जॉब टाइम पर कंप्लीट हो, या हो सकता है आपका स्ट्राइक ना हो और जॉब आपका टाइम पर कंप्लीट हो। तो मैंने E1 की वैल्यू पुट कर दी, A/E1 की वैल्यू पुट कर दी, E2 और A/E2, और इसको सिंप्लीफाई किया, मींस आंसर इज 0.488। ये आपके जो अप्लाइड मैथ है क्लास 11 तो उसकी एक्सरसाइज 12.7 उसके क्वेश्चंस हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। There are 2 bags. One bag contains 6 green ball and 3 red balls. The second bag contains 5 green and 4 red balls. One ball is transferred from one bag to another bag and then one ball is drawn. Then find the probability second ball is red. तो सबसे पहले आपने क्या किया, बॉल को ट्रांसफ़र किया है, तो मींस ट्रांसफ़र ऑफ द बॉल। उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद दूसरे बैग में आपको बॉल्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उसमें आपने टोटल बैग को दिया और उसके बाद उसमें से आपने बॉल निकाली है। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, बॉल निकालने की, रेड की। मींस मेरा सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो बॉल निकालना है दूसरे बैग से, पहला है मेरा बॉल को ट्रांसफ़र करना। अब देखो मैंने जब ट्रांसफ़र किया है तो आपने पहले देखना है पहले बैग में मेरे कितने कलर हैं, 2 कलर्स हैं। इट मीन्स या तो 6 ग्रीन बॉल ट्रांसफर हो सकती है कोई भी, या फिर आपकी कोई भी रेड बॉल ट्रांसफर हो सकती है। तो आपका जो नेक्स्ट यही क्वेश्चन है कि सबसे पहला मेरा केस था बॉल ट्रांसफर करना बॉल का, और दूसरा था उसमें से बॉल को निकालना। तो इसमें मेरे 2 कलर हैं, इसलिए मैंने इसको E1 E2 तो मैंने लिखा है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज द रेड एंड E2 इज द ट्रांसफर्ड बॉल इज ग्रीन। ग्रीन ट्रांसफर हो सकती है या आपकी रेड ट्रांसफर हो सकती है। तो ए मैंने लिया है कि बॉल सेकंड बॉल जो आपने ट्रांसफर करने के बाद सेकंड बैग से निकालिए, दैट इज रेड। मेरा क्या है कि फर्स्ट मैंने बॉल को ट्रांसफर किया है, सेकंड मेरा बॉल को ड्रॉ किया है। तो अब ट्रांसफर हो सकता है, अब पहले बैग में देखो 2 कलर थे,
ग्रीन और रेड, या तो रेड ट्रांसफर हो सकती है या फिर ग्रीन ट्रांसफर हो सकती है, और उसके बाद मैंने ट्रांसफर करने के बाद सेकंड बैग से बॉल निकाली है। तो फर्स्ट बैग में आपकी जो है बॉल रेड ट्रांसफर होती है, तो रेड उसके अंदर जो थी 3 थी और टोटल उसके अंदर 9 बॉल्स थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/9। और उसमें आपकी 6 जो है वो रेड थी, सॉरी ग्रीन थी, तो उसमें जो ग्रीन बॉल ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/9। अब ए, इसके बाद अब मैं सेकंड बैग की पोजीशन देखता हूं, तो सेकंड बैग में ये कह रहा है कि 5 ग्रीन एंड 4 रेड बॉल। ये मेरी सेकंड बैग की उन्होंने बॉल दिखाई हुई है, 5 ग्रीन एंड 4 रेड। तो अब देखो जब वहां से रेड ट्रांसफर होकर जाती है, तो जब रेड ट्रांसफर होगी तो वहां पर एक रेड बॉल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो 4 की जगह क्या हो जाएंगी 5, और टोटल बॉल हो जाएंगी 4 और 5 9 और 1 10 बॉल्स हो जाएंगी। इट मीन्स A/E1 5/10। यदि वहां से ग्रीन ट्रांसफर होती है तो नो चेंज इन दीज रेड कलर रेड बॉल्स, तो वो आपकी रेड बॉल चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पर टोटल बॉल 10 हो जाएंगी और ग्रीन इनकी हो जाएगी, पर मुझे रेड निकालनी है तो 4/10। अब कह रहा है रेड की निकालो, तो हो सकता है कि आपकी रेड ट्रांसफर हुई हो, तो PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू P/E2, इन दोनों की मैंने वैल्यू पुट की है, सिंप्लीफाई किया है। योर आंसर इज 13/30। Urn contain 5 red and 5 black ball. A ball is drawn at random from the bag या urn and color is noted. Then it return to the bag and additional 2 ball of same color are put into the bag. उस बैग में आप दोबारा सेम उसी कलर की 2 बॉल और डाल देते हो। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट टास्क है वो बॉल का ट्रांसफर करना है, उसमें बॉल को ड्रॉ करना है, फिर उसका कलर नोट करके फिर 2 एडिशनल बॉल। तो मतलब अब मेरे इस बैग में क्या थी बॉल, रेड और ब्लैक बॉल थी, तो या तो वो रेड ट्रांसफर हो सकती है या ब्लैक। तो मैंने E1 माना है कि रेड बॉल इज मतलब ड्रॉन बॉल इज रेड फर्स्ट एंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ये मैंने फर्स्ट माना E1 E2। अब उसके बाद मैंने सेकेंड बॉल जो निकाली है दैट इज रेड, उसको मैंने A माना हुआ है। तो देखो अब यहाँ से रेड बॉल ट्रांसफर होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10, तो PE1 1/2 हो जाएगी, 5/10 मीन्स 1/2, और PE2 भी आपकी 1/2 हो जाएगी। अब इसके बाद आपने एडिशनल बॉल है, अब यहाँ से सेकंड बॉल निकाल दो दैट इज A/E1। A/E1 का मतलब है कि मेरी यहाँ से बॉल रेड ट्रांसफर हुई और फिर सेकंड भी रेड निकली। A/E2 का मतलब है कि मेरी यहाँ से ब्लैक ट्रांसफर हुई और रेड निकली। तो A/E1 क्या हो जाएगा, अब पोजिशन होगी 7 रेड और 12 आपकी टोटल बॉल्स हो जाएंगी, तो 7/12, और इसमें आपकी रेड जो है वो 5 ही रहेंगी और टोटल 12 मीन्स 5/12 A/E2। अब आपको बॉल ट्रांसफर सेकंड बॉल की निकालनी है, तो PA टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, तो PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2, ये मैंने यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट की है, आंसर विल बी 1/2। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब आपका देखो नेक्स्ट लेते हैं कि अब टोटल और बेस इन दोनों में हमारा क्या डिफरेंस है। तो अभी आपने देखा कि मेरा जो फर्स्ट टास्क था उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं पूछी थी, हमेशा मैं हम सेकंड की पूछ रहा था। अब मैंने देखो यहाँ एग्जांपल लिया है कि कोई भी आपका मशीन है, उसका जो वो उसकी प्रोडक्शन है वो आपकी 60% है, दूसरी मशीन है उसकी आपकी, जो भी मैं अभी पूरा डिस्कस करूँगा कि उसकी मशीन की आपकी प्रोडक्शन दे रखी है। अब प्रोडक्शन में आपने देखा है कि मेरी मशीन A इतना डिफेक्टिव आइटम बनाती है और B मेरा इतना डिफेक्टिव आइटम बनाती है। अब वो पूरी प्रोडक्शन को आपने एक ढेर कर दिया, एक पाइल बना दिया है, इकट्ठा आपका स्टॉक बना दिया है, उसमें से आपने एक आइटम को ड्रॉ किया है, ठीक है। और वो मैंने आइटम क्या निकाला है कि वो कहता है कि दिस आइटम इज डिफेक्टिव, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A और मशीन B, जिससे वो पूछेगा आपका। तो इसमें देखो मैं सेकंड जो टास्क है उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा हूं। तो इसमें देखो मैं क्वेश्चन पूरा लेता हूं। अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B and a past record show that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the item. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B are defective. All items are put into a stock and a pile, then one item is chosen at random, it is found to be defective। तो देखो मैंने अब ये कंफर्म कर दिया, फर्स्ट मेरा टास्क था मशीन की प्रोडक्शन है, सेकंड मेरा था कि उसमें आइटम डिफेक्टिव है नहीं है। तो मैंने यहाँ ये कंफर्म किया है कि मेरा आइटम जो है वो डिफेक्टिव, मैंने उसमें आइटम निकाला वो डिफेक्टिव मिला।
तो मैंने देखो सेकंड जो मेरा टास्क था, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था, उसका मैंने कंफर्म कर दिया है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और मैं प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा हूँ? फर्स्ट टास्क की। तो मेरा फर्स्ट टास्क में था कि आइटम मशीन ए प्रोड्यूस करती है या बी प्रोड्यूस करती है, तो मैं प्रोबेबिलिटी इनमें से किसी एक की पूछ रहा हूँ और इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये मेरा जो है आपका कंफर्म है। तो इसको मैंने आपका कंफर्म कर दिया है कि ये मेरा डिफेक्टिव मिला है। तो ये मेरा जब सेकंड का मैं कंफर्म करता हूँ तो ये मेरा बेस थ्योरम का होगा। तो इसमें आपका मैंने PE1, क्योंकि उसकी मशीन की आउटपुट 60% थी तो 60/100, और PE2 उसकी जो आउटपुट थी, उसकी प्रोडक्शन थी, वो आपकी 40/100। A/E1 मशीन ए का डिफेक्टिव आइटम वो आपका 2/100, और A/E2 इसका मतलब है कि आपका मशीन बी का डिफेक्टिव आइटम 1/100। अब मुझे जिसकी निकालनी है, अब मुझे यहाँ देखो A/E1, यहाँ मैंने लिखा है E2/A। इसका मतलब क्या है कि मेरे को आइटम तो डिफेक्टिव मिला है, क्योंकि ए मेरा है डिफेक्टिव आइटम, तो आइटम डिफेक्टिव मिला है, पर वो मुझे निकालनी है कि ये जो है मशीन 2 का है, E2 मीन्स सेकंड मशीन का है। तो ये आपका उल्टा हो जाता है यहाँ से, तो E2/A। अब फॉर्मूला क्या होगा? जो E2 है और A/E2 है ये आपके न्यूमरेटर में हो जाएंगे और बाकी दोनों नीचे आ जाएंगे। तो PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो 40/100, 1/100 मल्टीप्लाई किया, 60/100 और 2/100 को मल्टीप्लाई किया, 100 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 40/this, इसको सिंप्लीफाई किया, देन योर आंसर विल बी 1/4। तो इस तरह से हम जो है इसको बेस थ्योरम को इस तरह से डिसाइड करेंगे और इस तरह से हम उसको कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन लेते हैं एक और। अब यहां से मैंने ये लिया है कि इन अ क्लास हैविंग 60% बॉय, 5% of boys and 10% of girls have an IQ of more than 150. A student is selected at random and found to have an IQ more than 150. Find the probability that the selected student is a boy. तो अब देखो सबसे पहले आपका कोई भी इन्होंने दिखाया है कि मीन्स कोई भी क्लास है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले आप बॉयज़ या गर्ल्स को चूज करोगे और तब देखोगे उसका IQ 150 से ज़्यादा है या नहीं। तो मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि वो बॉय है या गर्ल। तो मैंने क्या लिया है कि फर्स्ट जो है कि देयर इज़ अ गर्ल स्टूडेंट, मैंने E1 लिया है, गर्ल स्टूडेंट है, और E2 लिया है, वो आपका बॉय स्टूडेंट आता है। अब उसके बाद ए जो लिया है कि IQ ऑफ द स्टूडेंट इज मोर देन 150, तो ये मैंने आपका ए इवेंट लिया है। अब मैंने ये तो किया है कि उसमें मैंने स्टूडेंट चूज किया और उसका IQ जो है वो 150 से ज़्यादा मिला, तो ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। तो इसको जब मैंने कंफर्म कर दिया है तो मेरा ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने PE1 निकाली है, तो मेरे पास जो टोटल जो गर्ल्स थे वो आपकी 40% हैं, बॉयज़ आपके जो वो 60% दिए हुए हैं, तो PE1 40/100 और PE2 60/100। अब A/E1 मीन्स गर्ल्स का जो IQ है वो आपका 10% में, गर्ल्स का IQ 150 से ज़्यादा है तो 10/100 हो जाएगा, और आपका बॉयज़ का जो IQ है जो 150 से ज़्यादा है वो आपका 5/100, वो 5% है। तो ये E2। अब वो कह रहा है कि जो आपको स्टूडेंट मिला है दैट इज द बॉय स्टूडेंट, मीन्स ये आपका E2 वाला जो केस है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा। तो PE2 इंटू PA/E2, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो अब यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, तो 60/100 इंटू 5/100, 40/100 इंटू 10/100 प्लस 60/100 इंटू 5/100। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ कैंसिलेशन मत करो, 100 और 100 ये सभी के कॉमन पार्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा आपका। 10 इसका, 10 इसका, ये भी कॉमन लेके 10 मतलब कैंसिल, ये कॉमन हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मीन्स दैट विल बी 30/70 और 3/7, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये मेरा इस तरह से हम बेस और टोटल को पहले उनको डिस्टिंग्विश करेंगे कि मेरा केस बेस का है या ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है। तो इन ब्रीफ मैं ये कह सकता हूँ कि आपका यदि मैं सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उस टास्क की प्रोबेबिलिटी में पूछता हूँ तो मेरा वो टोटल का है, और उसको कंफर्म करके यदि मैं फर्स्ट के किसी भी टास्क है उसके इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ तो वो मेरा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस इंडिपेंडेंट इवेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।